हेलो एवरीवन। सो हम काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं एंड इधर बीच बहुत सारी चीज़ें हुई। मेरा यूपीएससी का भी रिजल्ट हुआ एंड मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कुछ वीडियो के माध्यम से अपने आप को नहीं इंगेज कर पाया, बट टेलीग्राम के माध्यम से कहीं ना कहीं मैं आपसे कनेक्टेड था। सो इस वीडियो में मैं 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर कुछ बातें आपसे करना चाह रहा हूँ। एज यू नो कि 26 जुलाई को इसका प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड है और 20+ डेज रह गए हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें शेयर करूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने दो चीज़ें लिख रखी है यहाँ पे, नॉलेज एंड अप्रोच। तो कोई भी प्रीलिम्स होता है ये दो ही पिलर्स पर बेस्ड होता है। फर्स्ट इज नॉलेज एंड सेकंड इज अप्रोच। नॉलेज की बातें बहुत ज़्यादा करने का स्कोप अभी रह नहीं गया है 20+ डेज में, और मैंने अपने पुराने वीडियोस के माध्यम से सोर्सेज को रखा है कई बार आप लोगों के सामने। जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि जो इसके बिग फोर सब्जेक्ट्स बोले जाते हैं वो हो गए आपका हिस्ट्री, एंड देन आपका हो गया साइंस, एंड देन करेंट अफेयर्स, एंड देन उसके बाद बिहार स्पेशल। और इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट जैसा इकोनॉमी, पॉलिटी, मैथ्स एंड रीजनिंग। ओके, सो इनको कैसे कहाँ से पढ़ना है क्या नहीं, इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी है। आई एम श्योर कि बहुत सारे मेंटर्स आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे होंगे और आप उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ, वो है अप्रोच की। अब जो 20 दिन का समय है, आपको एग्जाम ओरिएंटेड माइंडसेट में आपको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो कैसे आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट से मैं कनेक्टेड हुआ और ये पाया कि उन्होंने सब कुछ पढ़ा है, रिवीजन भी कर लिया है, लेकिन स्टिल क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो कई बार वो जो नॉलेज का जो जो उसमें गैप्स होता है ना, उसको अप्रोच फिल करता है। हाउ यू आर अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस इन एग्जाम हॉल, हाउ यू आर सीइंग ऑप्शंस, वो मैटर करता है। बट देर इज ऑल्सो अ इनविजुअल फैक्टर, जो तीसरा फैक्टर है, उसकी बात मैं वीडियो के एंड में करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए मैंने 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर लिए हैं और 15-20 सवालों को चूज किया है। और अब जैसे हिस्ट्री के सवाल हैं, ज्योग्राफी के सवाल हैं, ये यहाँ पे ज्योग्राफी भी एक हो गया। तो ये सवाल ऐसे हैं कि फैक्चुअल नेचर के होंगे, आपको आता है तो आता है, जो प्योरली नॉलेज से डील कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सवाल ऐसे इसमें हैं जो मैं अभी आपको पेपर के माध्यम से दिखाने जाऊंगा कि उसमें अप्रोच कैसे हेल्प करता है, हाउ यू कैन एलिमिनेट। मैंने पिछले साल भी एक एलिमिनेशन पे वीडियो बनाई थी, आप उसका मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो, जहाँ पे मैंने 70th बीपीएससी के क्वेश्चंस को डील किया था। तो यहाँ पे मैं कुछ 15-20 सवालों को लूंगा और कुछ सवालों को ये भी लूंगा कि कैसे सवालों को छोड़ना है एग्जाम में। ठीक है, और वो जो थर्ड पिलर क्या है उसकी बात मैं वीडियो के एंड में करूंगा। सो आई होप कि एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि आपको आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। सो हम चलते हैं 71st बीपीएससी 72nd बीपीएससी के लिए, जो 71st बीपीएससी का पेपर है उसको, उसके कुछ चुनिंदे सवालों पर। सो ये रहा आपका 72nd बीपीएससी का 71st बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर। एंड मैंने कुछ क्वेश्चंस को मार्क मार्क कर रखा है जिसपे मैं आपको अप्रोच वाली बात दिखाऊंगा। ठीक है, सो ओके, लेट्स स्टार्ट। सो अब देखते हैं कि यहाँ शुरू में मैथ्स और रीजनिंग के सवाल हैं। ये तो बिल्कुल अगर आपको आता है, वो मैथमेटिकल स्किल्स है तो आप करोगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल भी नहीं होता। बट सी दिस क्वेश्चन, which which organization recognized the Nagi bird sanctuary site as an important bird and biodiversity area? अब ये सवाल आपके सामने है। ठीक है, हो सकता है आपको आधा नॉलेज है, आधा नॉलेज नहीं है, चाहे पूरा भी नॉलेज है, चाहे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसको अप्रोच कैसे कर सकते हैं? ये एक सेंचुरी है जिसको ये इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया आईबीए के तौर पे नामित किया गया। ठीक है, अब यूनेस्को यहाँ पे दिया हुआ है। यूनेस्को का काम क्या है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फॉर एजुकेशन, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपका जो है कहीं ना कहीं कल्चर वाले पार्ट पे काम करने वाला है। ये इकोलॉजी का इसमें रोल नहीं है, तो आप इसको जो है मान सकते हो कि ये नहीं है। कैसे ऑप्शंस को आपको लेना है? आपको सीधे राइट ऑप्शन को पिक नहीं करना है, आपको तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। ठीक है,
वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, अगेन इकोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको जो एनिमल्स है, एनिमल्स के कंजर्वेशन पर ज्यादा इसका फोकस रहता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और ये उसको लेके अगर आपको जरा भी आइडिया है तो ये जैसे रेड पांडा हो गया, उनका कंजर्वेशन कंजर्वेशन कैसे होगा इस पे बात करता है, ठीक है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये आपको नहीं भी पता है तो आप एलिमिनेट करके यहाँ तक पहुंच सकते हो। अगर आपने नाम सुना है तो ये एक एनजीओ है जो कि इकोलॉजी में काम करता है, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, और इसने नामित किया, ठीक है। ऑल्सो विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन की ही बात हो रही है, यहाँ मोर देन वन का भी इसको बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस हिसाब से आपको बहुत ज्यादा पता भी नहीं है, बट आप एक एक ऑप्शन पे काम करते हैं तो यहाँ पे पहुंच सकते हैं, राइट। तो आप मेरा मकसद यही है इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना कि एग्जाम में कैसे दिमाग को खोल के रखना है। लर्निंग का बहुत सारा मेथड होता है, उसमें एक अनलर्निंग और रीलर्निंग भी होता है, ठीक है। तो आप जो पढ़ के गए सीख के गए वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपको सीधे नहीं मिलेगा आपको, तो आपको वहां पे अनलर्न करते हुए फिर से बिल्कुल ब्लैंक स्टेट की तरह माइंड को, ब्लैंक स्लेट की तरह माइंड को रखना है और वहां पे उसको यूज करना है, ठीक है। तो मैंने ये सवाल पिक किया था। ये एक सवाल ये देखिए, विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम द कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। अब आपको पता है कि कोसी का लोकेशन कहाँ है, ठीक है। बिहार का मैप अगर इस टाइप से मान ले तो आपको पता है कि कोसी कहीं ना कहीं नेपाल से इधर आती है। अब आपको ऑप्शंस में इधर पटना, नालंदा, गया, सिवान, ये इधर के स्टेट्स दिख रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर आपको एग्जैक्टली भी नहीं पता है और एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट्स के नाम कोई याद करके भी नहीं जाता, तो इसके चांसेस बहुत कम है। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, लेकिन ये कोसी के द्वारा ये लोग सिंचित एरिया नहीं है, तो इसको भी आप हटा सकते हैं। अररिया, पूर्णिया, किशनगढ़, कटिहार, ये कहीं ना कहीं सीमांचल के स्टेट्स की बात करता है, सीमांचल के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करता है, तो इसके चांसेस जाता है, ठीक है। इस तरह से जब आप 150 सवाल को करते हैं तो आप बिल्कुल नहीं होता कि आपको आता है और आपने कर दिया। इट्स लाइक सॉल्विंग मैथ्स, ठीक है। तो आप प्रीलिम्स पेपर को एक सॉल्यूशन की तरह लो, ठीक है, यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। ये सवाल मैंने पिक किया है कि व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ऑप्शन क्या देता है, टू डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑफ मून सरफेस पॉसिबल, टू क्रिएट अ 3D मॉडल ऑफ इंटायर मून, ठीक है। अनलेस कि आपने ऐसा सुना है कि हाँ ऐसा कुछ फर्ट हो रहा है, अगर इंटायर मून ऐसा दिया हुआ है तो ज्यादा चांस होती है कि ये सब एग्जैजरेशन के तौर पे ऑप्शन बनाते हैं और ये गलत होते हैं, ठीक है। टू टेस्ट न्यू लूनर रोवर्स पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है। अब नाउ इट इज आस्किंग व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द लूनर। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव 2 या 3 से ज्यादा नहीं होगा, प्राइमरी मतलब एक ही कोई होगा जो मेजर होगा। तो नाउ यू आर लेफ्ट विद दिस एंड दिस। अब यहाँ पे आप 50-50 पे, बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि हम गलत वाला ही चूज करते हैं, बट उसके अलावा आपके पास कोई चारा है नहीं। अगर आप इसको छोड़ दो तो यू आर रिस्किंग इट, बट अगर आपने ऐसे 10 सवाल किया और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी चले तो आपको फायदा मिलेगा। तो आप इसमें चूज करो जो भी आपको ज्यादा रिलेवेंट लग रहा है, ठीक है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल कि आप यही करो चाहे वही करो, लेकिन टू डिटेक्ट एंड मैप वाटर ऑफ मून सरफेस, ये आपको आपके लॉजिकल माइंड को कितना अपील कर रहा है। टू टेस्ट न्यू लूनर रिवर्स, तो आप इसमें से एक चूज कर सकते हो। तो इस तरह से आप एटलीस्ट आपने 2 ऑप्शंस तो एलिमिनेट कर लिए, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। उसी तरह ये सवाल देखिए आप, UN climate conference held in Baku in 2024 concluded with an agreement that aims to ban fossil fuels globally by 2030। आज से 4 साल बाद ये सारे फॉसिल फ्यूल, आपको कोल, पेट्रोलियम बैन कर देंगे। आपको लगता है कि सर्वाइवल हो पाएगा? ये एग्जैजरेशन है, ठीक है, ये आप काट सकते हैं कॉमन सेंस के हिसाब से। कॉल्स ऑन डेवलप्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट 500 बिलियन एनुअली टू डेवलपिंग नेशन बाय 2030। चलो होल्ड पे रखते हैं। Calls on developed countries to provide at least 300 billion annually to developing nations by 2035। अगेन अगर इस टाइप के ऑप्शंस दिख रहे हैं तो कहीं ना कहीं इन्हीं में से एक होगा, ठीक है। आप मोर देन वन को भी यहाँ पे आराम से हटा सकते हैं। अब बात है कि इन दोनों में से क्या होगा, या यहीं पे आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी पता होगा तो ये पता होगा कि अभी 100 बिलियन का कमिटमेंट पेरिस एग्रीमेंट के तहत है डेवलप्ड कंट्रीज का डेवलपिंग की तरफ, ठीक है। अचानक से इसको 500 बिलियन 2030 तक करना, आपको लगता है कि डेवलप्ड कंट्रीज भी एग्री करेंगे इस पे?
लेकिन एटलीस्ट 300 बिलियन एनुअली बाय 20, एक टाइम फ्रेम भी दे रहा है और मनी वाइज भी जो है ये आपका मतलब एक पॉसिबल रोड मैप की तरह लग रहा है। तो अगर आपको इन दोनों में ही चूज करना है तो आपको लॉजिक लगाना है। अगर आप ये भी चूज करो तो आपके पास एक साउंड लॉजिक होना चाहिए। लेकिन जो लॉजिक कहता है, जो अंडरस्टैंडिंग कहती है इंटरनेशनल रिलेशंस की और इंटरनेशनल डील्स कैसे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग यही कहता है। तो ये एक ऐसा सवाल जिसपे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया, आई एम श्योर कोई पढ़ के एग्जैक्टली नहीं गया होगा, लेकिन इस तरह से आप कर सकते हो। अगर आप पढ़ के गए हो तो वेल एंड गुड, नो इशू। तो यहाँ भी आप इस तरह से यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद लेते हैं ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आकाश तीर, ठीक है। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में ये काफी चर्चित था। आकाश तीर इज द कोर ऑफ इंडियन आर्मीज एयर डिफेंस सिस्टम। आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है कि नहीं? ऑफ कोर्स ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने डिफेंस, एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को दिखाया था और ये आपको उस चीज को कर भी रहा है। कहीं ना कहीं आकाश नाम जो है वो एक एयर डिफेंस को भी शो कर रहा है, तो आप इसको मान सकते हो। It seamlessly integrates India's larger CRIS. I don't know ये है कि नहीं, मुझे भी नहीं पता, हो सकता आपको भी नहीं पता। It reflects a strategic shift from passive defense to proactive retaliation. ये बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल बात है। अभी तक हम पैसिव डिफेंस पर रिलाई करते थे, लेकिन ये प्रोएक्टिव रिटेलिएशन पे आता है, तो कहीं ना कहीं मोर देन वन के चांसेस इसमें ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस टाइप का जब ओपन एंडेड ऑप्शंस दिया होता है तो उसके सही होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। हो सकता है ये भी हो ना हो, हमको पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमको मोर देन वन मिल गया। आप इसको कंफर्टेबली टिक कर सकते हो, राइट। चलते हैं आगे क्वेश्चंस पे। अब देखिए ये सवाल मैंने इसलिए चुना है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक बानो मुश्ताक दैट वन 2025 इंटरनेशनल बुकर प्राइज। ऑल आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल ये एक रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि जो बुक्स जो होते हैं खासकर बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, ठीक है, ये सारी चीजें एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बीपीएससी के प्रीलिम्स की। बट देखिए आप इसमें लाइट ऑफ द हार्ट लैम्प, ये कहीं ना कहीं एक सिमिलर ऑप्शन साउंड कर रहा है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे मिलेंगे जो कि सिमिलर साउंड करता है, तो वहां पे आपको माइंडफुल हो सकता है आपके अच्छा इन्हीं दोनों में से करेगा। और जरा भी अगर मेमोरी आपको हेल्प कर रही है तो यू कैन रीच अप टू दैट। मैं एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, कोई ये भी मार सकता है, कोई ये भी मार सकता है, लेकिन एटलीस्ट यू कैन गो ऑन दिस, ठीक है, ये है, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, which of the following statements are correct about capability poverty measure developed by UNDP? capability poverty measure आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अमर्त्य सेन का भी कॉन्सेप्ट है कि कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एज फ्रीडम। तो कहीं ना कहीं जो पोवर्टी जो है, अगर हम लोगों को कैपेबिलिटी कर दे, अगर उनको हेल्थ में, एजुकेशन में, इनमें अगर उनको इन्वेस्ट करें तो पोवर्टी रिमूव करने का सबसे ईजी तरीका वही है। तो हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं, और ये सब्जेक्टिव टाइप के ऑप्शंस हैं। CPM इंक्लूड्स चाइल्ड न्यूट्रिशन एज अ प्रॉक्सी ऑफ लैक ऑफ हेल्थ एंड नॉरिशमेंट, पॉसिबल है, ठीक है। फीमेल इलिटरेसी इज इंक्लूडेड टू रिफ्लेक्ट डिप्रीवेशन इन एजुकेशन एंड नॉलेज, ये भी पॉसिबल है। इट कंसीडर मेल लिटरेसी एज अ की इंडिकेटर। अब ये मेल लिटरेसी को क्यों माना जाएगा जबकि फीमेल लिटरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए? क्योंकि अगर एक फीमेल लिटरेट हो रही है तो वो पूरे जनरेशन को लिटरेट कर सकती है। तो मेल लिटरेसी का वो होना ये बहुत इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन कैपेबिलिटी पॉवर्टी के लिए वो नहीं है, ठीक है। इट इंक्लूड्स लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड एज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू कैपेबिलिटी पॉवर्टी। अब ये कैपेबिलिटी की बात नहीं है, एक्सेस आपको है कि नहीं, एक्सेसिबिलिटी वर्सेस कैपेबिलिटी, दीज आर टू थिंग्स। तो आप इसमें ये करो, जैसे ये ऑप्शंस दिया हुआ है, सबसे प्रोबेबल क्या लग रहा है? अगर मैं इसको अटेम्प्ट करता तो 3 को सबसे पहले काटता, ठीक है, 3 पहले काटता, यहां से कट गया। उसके बाद मोर देन वन ऑफ द अबव, यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल सेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें, ठीक है, इसको भी आप कट सकते हो। ओनली 1 1 2 1 तो ऑटोमेटिकली सही हो गया। अब आपको यहाँ पे चॉइस करना है कि फीमेल लिटरेसी क्या एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि नहीं है। बहुत लोग सोच सकते हैं, क्योंकि ये पढ़ा हुआ तो नहीं होगा आपका। अगर आप ऐसे सवाल छोड़ते जाए तो बहुत सारे सवाल छोड़ लेंगे, ठीक है। 120 प्लस सवाल, अगर 120 से बहुत कम सवाल आप कर रहे हैं तो भी आप ऐसे ही रेस के बाहर हो जा रहे हैं, क्योंकि गलत तो आपसे होना ही है। तो कहीं ना कहीं आपको रिस्क लेना पड़ेगा। इधर यू मेक इट कि हाँ ठीक है, फीमेल इलिटरेसी ये है आपका एजुकेशन और नॉलेज वाले एलिमेंट का डिप्रीवेशन शो करने के लिए, या फिर नहीं है, ठीक है। ज्यादा चांस है कि आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि फीमेल इलिटरेसी
एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टडीज शोज करते हैं कि वुमेन एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको जो है 1 और 2 में मार सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा ये मैथ्स की तरह हम सॉल्व कर रहे हैं। ये यही अभी बीपीएससी में यही चेंज आया। यूपीएससी में ऐसे हम लोग अप्रोच करते थे क्वेश्चंस को, लेकिन यहाँ पे अब समय आ गया कि आप बीपीएससी में भी इस तरह से सोचो, राइट। चलते हैं कुछ और सवाल पे। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, द टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ द कंट्री इज 15% ऑफ जो, अगर आप जरा भी इसको कभी पढ़ें तो ये तो 20 प्लस ही है, 20 से कम तो है नहीं, ठीक है। इसको आप टोटली हटा सकते हैं। द टॉप 3 स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया आर झारखंड, अंडमान निकोबार एंड मणिपुर। अब इस ऑप्शंस में एक प्रॉब्लम ये है, इस ऑप्शन में ये प्रॉब्लम है कि अंडमान एंड निकोबार इज नॉट ए स्टेट, ठीक है। अभी होल्ड पे रखते हैं इसको। अब मैक्सिमम ट्री कवर हैज बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉलोड बाय राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आपको लगता है राजस्थान में ट्री कवर सबसे ज्यादा होगा, जहां पे थार डेजर्ट है और इतना ज्यादा वो है, तो मैक्सिमम ट्री कवर होने के चांसेस इसके कम हैं, तो आप इसको भी काट सकते हैं। अब मोर देन वन ऑफ द अबव तो कोई सेंस बना नहीं रहा है इसमें। तो ऐसे डायलेमा भी आपको आएंगे कि अच्छा यूटी, कभी कभी आपको दिखेगा कि यूटी को स्टेट में इंक्लूड कर दे रहा है, कभी नहीं कर रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर ऑप्शन में सिंस ये है, या तो इसको डिलीट हो जाना चाहिए था, या तो अगर इसका कोई सही होगा तो ये होगा, ठीक है। तो ऐसे डायलेमा भी एग्जाम में आपको आएंगे जहां पे आपको इसको नेविगेट करना है, राइट। लेट्स मूव ऑन सम मोर क्वेश्चंस। अब देखिए, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपको नहीं पता होगा, लेकिन इट्स लाइक अ ऑब्जर्वेशन बेस्ड थिंग। अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं तो आप इस चीज को कर सकते हैं, थोड़ा नॉलेज, थोड़ा ऑब्जर्वेशन। देयर इज a ग्रेटर इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ रूरल फीमेल्स एज कंपेयर टू अर्बन फीमेल। बहुत सारे रिपोर्ट्स ये बारंबार आए हैं और इस चीज को हाईलाइट कर रहे हैं कि रूरल जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है, जो भी एम्प्लॉयबल एम्प्लॉयबल पॉपुलेशन है, जो सीख कर रही है जॉब को और उसमें ऑलरेडी जॉब में है, तो ये होता है। इसमें टोटल पॉपुलेशन नहीं लेते हैं, एम्प्लॉयबल को लेते हैं, जो सीख कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी जो चाहते हैं। तो रूरल फीमेल का ऑफ कोर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड वाला सेक्टर जो है वो एक सेल्फ हेल्प वाला सेक्टर, आप बोल लो इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्टर, इसमें इनका काउंट ज्यादा होता है। तो ये सही है, ठीक है। आपको लग सकता है काउंटर इंट्यूटिव कि अरे अर्बन एरिया ज्यादा डेवलप्ड है, वो है, लेकिन अगर आपने थोड़ा भी पीएलएफएस के रिपोर्ट्स को पढ़े तो आप पाएंगे कि ये सही है, ठीक है। Among the 36 states and UT, 90% of the states have a workforce participation rate for all ages below the national average of 43%। 90% आप ले रहे हो और आप उसको बिलो द नेशनल एवरेज कर रहे हो, मतलब 10% स्टेट्स में इतना ज्यादा है और बाकी में इतना कम है। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, ये पचाना मुश्किल है इस चीज को। ऑल्दो किसी का लॉजिक हो सकता है कि हाँ होगा, लेकिन अगर आप इसको एक पॉजिटिव माइंड से अप्रोच करेंगे तो आपको ये जो है ज्यादा सही नहीं लगेगा। द शेयर ऑफ फीमेल वर्कर्स इन एग्रीकल्चर हैज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। डिक्रीज होने की तो बात इसमें मुझे नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि वही बात है कि आपका रूरल फीमेल का पॉपुलेशन अगर बढ़ा है, रूरल फीमेल का एम्प्लॉयबिलिटी और एलएफपीआर बढ़ा हुआ है, तो एग्रीकल्चर का ही रोल है, एग्रीकल्चर के चलते ही बढ़ा है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो यू कैन मार्क ए। Which of the following is not the outcome of science tech and innovation policy, ठीक है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन आ रही है, अटल इनोवेशन मिशन। अब आप देखो, अटल इनोवेशन मिशन की जब भी हम बात करते हैं तो नीति आयोग की बात करते हैं, ठीक है। और ये पॉलिसी 2020 की है, लेकिन अटल इनोवेशन मिशन ये बीपीएससी ने बार बार, आपको देखोगे 68 या 69 के मेंस में ये सवाल पूछा था। तो इससे आप एक टॉपिक भी आइडेंटिफाई करते रहो कि अच्छा इसके बारे में थोड़ा मैं एड ऑन नॉलेज में करते रहूं। तो ये नीति आयोग के एजिसिस से ही बार बार हुआ है, तो ये यही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। आपको नहीं पता था कि एग्जैक्टली इस पॉलिसी में क्या है, लेकिन ये नीति आयोग से है तो आप इसको छाट सकते हैं, ठीक है। अब ये सवाल देखो, इस सवाल को मैंने इसलिए लिया है और मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि शेयर ऑफ एमएसएमई इन द कंट्रीज ग्रॉस वैल्यू एडेड इंक्रीज फ्रॉम एक्स टू वाई। अब ये सवाल आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है अगर आपको बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि आप तुक्का मार रहे हो। तो लॉजिकल एलिमिनेशन वर्सेस ब्लाइंड तुक्का में यही अंतर है
कि ब्लाइंड तुक्का में आप कुछ भी मार सकते हो, उसमें आप हाँ ये लग रहा है ऐसे कुछ भी आपको ऐसा फील आ रहा है और आपने ऐसा मार दिया, ऐसा नहीं है। ये सवाल आप सही कर ही नहीं सकते हो जब तक आपको पता नहीं है। तो ऐसे सवालों को छोड़ना है, मैं ये एम्फेसाइज करने के लिए ये पर्टिकुलर ये सवाल मैंने आपके सामने लिया है, ठीक है। Let's take this question. Which of the following statements is correct regarding the Indian cement industry? Okay, around 87% of India's cement is concentrated in a few major states like. अब ये इन few major states like इस तरह से दे दिया है ना, मतलब कि काफी ओपन एंडेड बना दिया है और इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इन फ्यू मेजर स्टेट्स करके दे दिया है, इसमें ईटीसी छुपा हुआ है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली हो सकता है कोई और स्टेट हो। तो ऐसे ओपन एंडेड स्टेटमेंट सही होंगे। India is the largest producer of cement. Let's hold on this. Most cement plants are located far from the raw material and near the ports. अब आपको पता है कि आप राजस्थान और मध्य प्रदेश को ही ले लो, ये तो सेंटर में है, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश ही है जो एक आपका कोस्टल स्टेट है। और ऐसा नहीं, कोस्टल स्टेट्स में सीमेंट का प्रोडक्शन नहीं, अदर मिनरल्स ज्यादा है। तो आप एक मैप, मिनरल मैप का अगर जरा भी आइडिया है आपको इंडिया को, तो आप इसको गलत मानोगे, ठीक है। आपने 3 को जैसे ही गलत माना तो उसके बाद आपका 1 आपके पास सीधे आ जाता है, यू कैन टिक इट, ठीक है। ये आपका आई एम नॉट श्योर अबाउट, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि चाइना इसका आंसर होगा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर का, ठीक है। अब ये सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट्स अंडर युवा फ्रेमवर्क ऑफ बिहार स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है। एक बिहार स्टार्टअप पॉलिसी है, उसमें कोई फ्रेमवर्क है, कौन पार्ट नहीं है आपको बताना है। वाइब्रेंसी इन एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, रेगुलेटरी इनेबल्स हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम। आपको लगता है जहां पे अभी बिहार में स्टार्टअप अभी बिल्कुल एक नेसेंट स्टेज पर है और अभी 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 अपना डोमेस्टिक ही बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं किया है, वो इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन का मतलब वो हो गया। ये मतलब ये वही बात हो गई कि अभी आप डेवलप नहीं हुए हो, लेकिन आप आपकी लिटरेसी डेवलप नहीं है, लेकिन आप एआई और उनकी लिटरेसी की बात कर रहे हो। तो ये हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर आप लॉजिक पे जाओगे तो कहीं ना कहीं इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो यू कैन टिक दैट, ठीक है। अगेन ये सवाल मैंने इसलिए लिया है कि इसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको नहीं पता, ये बिल्कुल डेटा ओरिएंटेड है, अनलेस कि आपको पता है, ठीक है। आप इसको छोड़ सकते हो, अपना समय एनर्जी इसमें गंवाने से बेटर है कि आप वैसे सवाल में गवाओ जहां पे इसका फायदा मिले। जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन, द प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन इन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली। ओके, लेट्स होल्ड। Bihar's demographic dividend is expected to peak around 2041. Okay, let's hold. The elderly population in Bihar is expected to rise more sharply than in India. अब कहीं ना कहीं आप देखो कि अभी भी यंग पॉपुलेशन है जो सबसे ज्यादा है वो बिहार में ही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक विंडो जो है बिहार को ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि जो बिहार, इसमें कोई ईयर भी मेंशन नहीं किया कि कब एक्सपेक्टेड राइज करने के लिए, तो आप इसको गलत मान सकते हो। द मोमेंट यू कट 3 यू गेट दिस, ठीक है। अब ये सवाल देखते हैं, पीएलएफएस बहुत ज्यादा ही ध्यान रहा इस बार बीपीएससी का। आप एक बार फिर से इसके लेटेस्ट रिपोर्ट्स अपडेट हो जाना। क्या बोलता है इसमें कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन बिहार, मोस्ट वुमेन आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल रेगुलर वेज जॉब। आपको लगता है कि बिहार में ऐसा है? एग्रीकल्चर सेक्टर, सेल्फ हेल्प सेक्टर, ये सब कहाँ गया? तो ये गलत है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड ऑफन सर्विंग एज हेल्पर्स, बिल्कुल सही, बिल्कुल ऑब्जर्वेशनल बात है। मेजॉरिटी ऑफ वुमेन आर इंगेज इन सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री ही नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ मैन ही नहीं यहाँ पे है, तो अब वुमेन क्या होगा? इसको भी आप काट सकते हो, आप कंफर्टेबली बी पे जा सकते हो, राइट। ये सवाल देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट लिस्ट, ठीक है। इसमें कॉन्करेंट कौन है? अब इसमें बस मैं एक चीज करना चाह रहा हूं कि आपको हो सकता है चारों का आइडिया नहीं हो, लेकिन अगर एक का आइडिया है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ पहले सेंट्रल लिस्ट में हुआ करता था, लेकिन जो 1971 का अमेंडमेंट हुआ, वाइल्ड लाइफ अमेंडमेंट एक्ट, और आपको डीपीएसपी में भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, और आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसके बाद इन्वायरमेंट पे लेके ज्यादा ध्यान हुआ। तो जो इन्वायरमेंटल गवर्नेंस वाली चीज है इंडिया में, वो डिसेंट्रलाइज कर दी गई थी, ठीक है, डिसेंट्रलाइज कर दी गई, और उसके बाद वो कंकरेंट में आया। तो ये कंकरेंट में है, अगर आपको ये पता है, 1 आपको बस यही दिखता है, आप सीधे इसको टिक कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप
ऐसे देख के क्वेश्चंस को घबराया मत करो कि अच्छा ये क्या पूछ दिया क्या नहीं कर दिया। आपको मिल जाएगा, इनफ क्लूज मिलेंगे। आप फर्स्ट आइट्रेशन में इसको करो, फर्स्ट आइट्रेशन में माइंड एक्टिवेट नहीं हो रहा, आप दूसरे राउंड में जाओ, ठीक है। अगर आप स्ट्रेस को थोड़ा सा साइड करके और अपने लॉजिक और नॉलेज को अप्लाई करोगे तो आपका ये जरूर बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सवाल। देखते हैं अब कुछ और सवाल अगर मैंने चुने हुए हैं तो। अब ये सवाल देखिए, द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस बाय द गवर्नमेंट हेल्प्स इन इनहांसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज अक्रॉस द इंडस्ट्री। बिल्कुल पॉसिबल है। इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आत्मनिर्भर भारत का तो मतलब ये है ना कि ठीक है, वहां से हम नहीं बाहर भले करेंगे लेकिन वहां से इन्वेस्टमेंट आए और हम जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन करें। तो ऐसे ओपन एंडेड सवालों को अगर आप छोड़ दोगे कि नहीं आता है, लॉजिक लगाए बिना, तो बहुत नुकसान है। आप आराम से इसमें सी मार सकते हो, ठीक है। ये हो गया। लेट्स सी, बाकी हिस्ट्री के सवाल ज्यादा दिख रहे हैं तो हिस्ट्री का वही वन लाइनर, हिस्ट्री बहुत ज्यादा फैक्चुअल था, रिलेटिवली मॉडरेट था, तो मुझे नहीं लगता कि और सवाल यहाँ पर हैं। यहाँ पे तो मैंने कुछ 15-20 सवाल लिए और आपको यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया कि कैसे आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको 3 फैक्टर्स की बात करी थी। एक बात करा था नॉलेज का, एक बात करा था अप्रोच का, और एक तीसरा फैक्टर है वो है लक का, ठीक है। ये बात आपको डीमोटिवेटिंग लग सकती है लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेंस लिखे होते हैं और अगली बार उनका प्रीलिम्स नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका रोल है लक। आप वो पर्टिकुलर डे की बात कर लो, किस्मत बोल लो, भगवान बोल लो, जो बोलना है बोल लो। तो कहीं प्रीलिम्स को लेके ओवरवेल्म नहीं होना है। यू शुड डू व्हाट यू कैन डू, उसके बियॉन्ड आपके हाथ में नहीं है। आप नॉलेज बहुत अच्छा रखो, आप अप्रोच मेरे से सीख के अच्छा करो, बाकी इस चीज के लिए प्रे करते रहो। और कोशिश करते हैं कि कुछ और वीडियोस के साथ मैं आ पाऊँ आपके प्रीलिम्स के पहले, ताकि आपका एक जो ब्रेन का वार्म अप है वो हो सके। आई होप कि आपको फायदा मिला होगा इस चीज को लेके। यूपीएससी को लेके भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।